आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। लास्ट टाइम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने ये देखा था कि ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस जिसको करंट यानी फ्लो ऑफ चार्जेस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपके पास तीन टर्मिनल कलेक्टर, बेस और एमिटर होता है। और सर्किट में अगर हमने कनेक्ट करना और एमिटर को इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन रख दें तो ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है, जिसके अंदर हमने एन पी एन जो ट्रांजिस्टर था उसका इस्तेमाल करके हमने क्या किया था कि इनपुट करेक्टरिस्टिक और आउटपुट करेक्टरिस्टिक को देखा, जिसमें इनपुट को डिटेल से देखा था यहाँ पर। आज हमने आउटपुट करेक्टरिस्टिक जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर और इस कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर के अंदर कैसे वर्किंग होती है, कैसे एक ग्राफ आता है और उसके हर एक जो रीजन है, एक्टिव, सेचुरेटेड और कट ऑफ रीजन जो कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में पाए गए थे, यहाँ पर क्या रिलेशन है, क्या होता है, उसको आज हम देखेंगे। आउटपुट करेक्टरिस्टिक का ग्राफ और ये मैं उसके सर्किट डायग्राम जो कि जिससे हम समझेंगे कि क्या क्या हो रहा है वो यहाँ पे ले आया हूँ। आपके पास जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक है वी सी ई बेसिकली आउटपुट पे आ रहा है, जबकि जो कलेक्टर करंट है वो आउटपुट करंट आ रहा है। यानी कलेक्टर और एमिटर के दरमियान जो वोल्टेज है उसका रिलेशन कलेक्टर करंट के साथ देखेंगे, लेकिन शर्त क्या होगी कि जो बेस करंट है जो कि ये वाला करंट होगा उसको हमने फिक्स रखना है। क्यों? क्योंकि वो बेस कलेक्टर करंट को इफेक्ट करता है, उससे उसकी वैल्यू को चेंज करता है। तो हम क्या करेंगे, एक फिक्स वैल्यू बेस करंट की लेंगे और उसके लिहाज से वोल्टेज वी सी ई को बढ़ा के आई सी को चेक करेंगे कि क्या रिलेशन है, कैसा ग्राफ आता है, जो कि आया है और ये क्यों आया है इसको हम देखेंगे। फिर बेस वैल्यू को बढ़ाकर 10 कर देंगे, 20 माइक्रो एम्पेयर कर देंगे, फिर हम चेक करेंगे कि क्या हो रहा है। इसी तरह 40 करके 50 करके मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेकर हमने देखना है कि बेस करंट क्या सॉरी फिक्स बेस करंट के ऊपर वी सी ई और आई कलेक्टर जो है उसका क्या रिलेशन आ रहा है। वो यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, इसको डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ आता है। पहले अगर हम स्टार्ट करें कट ऑफ रीजन से, तो अगर आप देखें तो बेस करंट आपके पास ज़ीरो है और वी सी ई बढ़ाने से एज सच वी आई सी के अंदर इंक्रीज नहीं आ रहा है, यानी आई सी की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए हम देखते हैं इस डायग्राम को। अब देखें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, यानी ई इमिटर से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से होकर उस साइड पे कलेक्टर के पास जाएंगे, जिसकी वजह से कलेक्टर करंट आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर तभी जाएंगे जब ये वाला जो रीजन है डिप्लीशन रीजन वो कम ख़त्म हो जाएगा, जो कि हमने पहले पढ़ा था इनपुट के अंदर। वो कब होता है? जब फॉरवर्ड बायसिंग हो। लेकिन फॉरवर्ड बायसिंग का क्या मतलब है कि आपके पास थोड़ा बेस करंट आता है और मैक्सिमम करंट कलेक्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। लेकिन अगर हमने बेस करंट ही ज़ीरो कर दिया है, यानी बेस करंट ज़ीरो होने का मतलब कि यहाँ पर कोई करंट नहीं जा रहा, बेस करंट कोई है ही नहीं। बेस करंट कोई नहीं कब होगा? जब आपके पास ये जो है ये फॉरवर्ड बाइस ना हो, इलेक्ट्रॉन उधर जाए ही ना बेस की तरफ, यानी आपके पास जो डिप्लीशन रीजन है वो आपके पास उस तरह का उसी तरह रहे और इलेक्ट्रॉन उधर ना जा पाए। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास ये जो कलेक्टर बेस और एमिटर हैं ये एक किस्म के ऑफ हुए हैं। रिवर्स बाइस भी नहीं कह सकते क्योंकि पी पॉजिटिव के साथ एन नेगेटिव के साथ कनेक्ट तो है, लेकिन एक किस्म का आप कह लें आपने ऑफ किया हुआ है, स्विच ऑफ किया हुआ है, यहाँ से किसी ने कुछ काट दिया। ठीक है, उससे क्या हुआ, इससे भला बेस इमिटर जंक्शन के फॉरवर्ड बायस ना होने से जो कलेक्टर करंट है वो ऑलमोस्ट जीरो है, ना होने के बराबर है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत वैल्यू फिर भी है। अब अगर फॉरवर्ड बायस नहीं है, इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जा पा रहे, तो ये वैल्यू थोड़ी बहुत कलेक्टर की कहाँ से आई? असल में ये आई है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से या माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से। माइनॉरिटीज़ का मतलब क्या? एन टाइप के अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम सबको पता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स नहीं होते। होल होते हैं लेकिन वो कम तादाद में होते हैं, माइनॉरिटीज़ होते हैं। तो चूंकि जो डिप्लीशन रीजन है उससे माइनॉरिटी चार्जेस तो पास कर सकते हैं, तो वो थोड़े बहुत चार्जेस जो हैं वो फ्लो कर जाते हैं और थोड़ा बहुत कलेक्टर करंट दे देते हैं। तो ये बेसिकली एक छोटा सा कट ऑफ रीजन था जिसके अंदर क्यों ऐसा एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और थोड़ा बहुत करंट आ रहा है उसकी रीज़न, और इसके साथ साथ बेस करंट जीरो होने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है तो वो हमने देखा। अब ज़रा फोकस करते हैं एक्टिव रीजन के ऊपर। ये जो बड़ा ये वाला है ना, इसके अंदर अगर आप देख लें वैसे
क्या देखने वाला, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले आऊँ कि आपके पास थोड़ा बहुत बेस करंट है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ अब जो बेस और इमिटर हैं वो फॉरवर्ड बायस हो गए हैं, जिसकी वजह से जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब होल से जाके मिलते हैं और एक छोटा सा बेस करंट, और उनके पास जाहिर है आगे फिर वो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जा रहे होते हैं और कलेक्टर करंट की कोई ना कोई वैल्यू दे रहे होते हैं। अब एक और चीज़ कि आपके पास ये जो एक सीधी स्ट्रेट लाइन आ रही है, हालांकि बेस करंट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, पहले तो ये बेस करंट बनाने से कलेक्टर करंट कैसे बढ़ रहा है इसको बाद में देखते हैं, लेकिन आपके पास ये जो फ्लैट स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही है, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब ये है कि आपके पास क्या है कि पी और एन, ये जो बेस और इमिटर ये तो फॉरवर्ड बायस हो गए हैं, लेकिन बेस के अक्रॉस जो वोल्टेज है, जिसको मैं अगर वी बी कहूँ, और कलेक्टर क्रॉस जो वी सी वोल्टेज है, उसमें जो वी सी है वो आपके पास ज़्यादा है, यानी हाई पोटेंशियल के ऊपर होता है क्योंकि उसको हम बढ़ा रहे हैं, जबकि वी बेस जो है वो आपके पास लो पोटेंशियल होता है, और लो जब आपके पास पी के साथ कनेक्ट हो और वी हाई जो है वो एन के साथ कनेक्ट हो, तो ये एक किस्म की रिवर्स बायसिंग है जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में। अब जब रिवर्स बायसिंग है तो ये एन और पी के दरमियान जो एक जंक्शन बनता है, ये डिप्लीशन रीजन जो है, डिप्लीशन रीजन होता है वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने से आपके पास होता यह है कि इलेक्ट्रॉन जितने शुरू में चले जाते हैं उसके बाद ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और नहीं जाते, क्योंकि डिप्लीशन रीजन बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आपके पास जो मोशन है या आपके पास रिकम्बिनेशन है पी टाइप के साथ इलेक्ट्रॉन की, वो अब उस तरह नहीं हो रही होती क्योंकि बेस जो पी टाइप है वो कम हो रहा होता है। इस बात को मैं इस तस्वीर से समझाता हूँ। आपके पास ये में एन पी एन है, ठीक है, हमें पता है एन में नेगेटिव और पी में होल्स और फिर एन में पिन नेगेटिव, और ये आपके पास डिप्लीशन रीजन है, ठीक है। फर्ज करें अब वी बी ई जो है वो फॉरवर्ड बायस था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन, ये डिप्लीशन रीजन बीच में ख़त्म हो गया और इलेक्ट्रॉन उधर जाना शुरू हो गए, ठीक है। अब जाहिर है इधर वी बी जो ई है, मतलब वी सी ई, सॉरी, जो वी सी ई है वो हम बढ़ा रहे हैं। अब वो बढ़ाने से मतलब क्या है, उस बढ़ाने से मतलब ये है कि ये जो डिप्लीशन, ये आपके पास जो एरिया है ना, सबर इसको मैं हाईलाइट कर लूँ, ये वाला जो एरिया ये डिप्लीशन रीजन का है, ये मैंने लेबल भी कर दी। अब चूंकि आपके पास क्या है कि सी और बी आपस में रिवर्स बायसिंग हो रहे हैं, ठीक है, वही जो रीजन हाई और लो वाली बात बताई, उसकी वजह से डिप्लीशन रीजन बढ़ रहा है। शुरू में फर्ज करें 10 इलेक्ट्रॉन चले गए और उनकी वजह से 10 कलेक्टर करंट, 10 एम्पेयर करंट आ गया, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 मिली एम्पेयर कह लें, 10 एम्पेयर कह लें, जस्ट एग्जांपल समझा रहा हूँ। उसके बाद क्या है कि डिप्लीशन रीजन कम बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव जो है और नेगेटिव आ रहे हैं और वो इनसे बेसिकली मिल रहे हैं। ये क्यों यूं मिल रहे हैं और आपके पास डिप्लीशन रीजन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि रिवर्स बायसिंग है ना, वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो, वीसीई को बढ़ा रहे हो, रिवर्स बायसिंग और बढ़ रही है। ये देखें, ये डिप्लीशन रीजन मैंने बढ़ाकर थोड़ा बता दिए ताकि डायग्राम से ना नेगेटिव इधर आके, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो उधर और ज़्यादा जा नहीं सकते, बेशक वोल्टेज बढ़ रहा है, तो आपके पास जो कलेक्टर करंट है उसके अंदर कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आता, जिससे फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो आई सी है वो क्या है, वो तकरीबन तकरीबन कांस्टेंट ही है, कोई खास इंक्रीज नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, एक और चीज़ तो है कि बेस करंट और जो कलेक्टर करंट है उसका आपस में एक रिलेशन हमें बताएगा कि कितना करंट आगे बे कलेक्टर उसमें गया है, कितना हमारे करंट के अंदर गेन आया है, ठीक है। जाहिर है अगर बेस में ज़्यादा चला गया है, कलेक्टर में कम गया है, तो हम कहेंगे करंट गेन कम आया है। तो उस लिहाज से हम क्या करते हैं, एक फैक्टर जिसे बीटा फैक्टर कहते हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशन बीटा साइन की तरह होती है, तो वो हमें फिर बताता है, जो कि बेसिकली क्या है, रेशो है कलेक्टर टू द बेस करंट की। मतलब ये रेशो अगर हम लें कलेक्टर टू बेस करंट की, तो हमारे पास ये बीटा फैक्टर आता है, और जैसे मैंने बताया कि इसका मेन काम की, जिसको मैं पहले चलें यहाँ पे कलेक्टर डिवाइडेड बाय बेस लिख देता हूँ, ठीक है, और ये आपके पास बीटा फैक्टर है, ठीक है, और ये आपके पास करंट गेन को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये जो बीटा फैक्टर है ये क्या है, ये रिप्रेजेंट द करंट गेन, कितना करंट के अंदर गेन आया है, जाहिर है जो जो करंट दे रहे हैं उसमें कितना गेन आया है। और अमूमन इसकी जो वैल्यू है, इस बीटा की वैल्यू जो है वो 20 से लेकर 50 के दरमियान लाए करती है। ये कांस्टेंट है, करंट भी का यूनिट और नीचे इसका यूनिट, तो एम्पेयर एम्पेयर कैंसिल होकर आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं देते, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है कि इसकी वैल्यू इसमें लाए करती है, यानी करंट बढ़ता ही है, यानी इसको हम कह सकते हैं फिर
कि कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बीटा फैक्टर हमें क्या बता रहा है करंट गेन के अंदर, और अगर करंट वैल्यू ज़्यादा है, पॉजिटिव है, सॉरी ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है कि कलेक्टर करंट ज़्यादा है बेस करंट से, इसका मतलब आपने करंट को एम्पलीफाई कर दिया। इसकी वजह से हम कह सकते हैं, हम इसको एज एन एम्पलीफिकेशन यूज़ कर सकते हैं, किसको, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को। अब ना सिर्फ एक बीटा फैक्टर बल्कि एक और फैक्टर भी होता है जिसे हम अल्फा फैक्टर कहते हैं, और उसका जो सिंबल है वो क्या है, अल्फा की तरह है, ठीक है, जाहिर है। लेकिन वो जो है वो हमें क्या बताता है या किसको कहते हैं, वो बेसिकली रेशो है कलेक्टर करंट टू द एमिटर करंट, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब कलेक्टर करंट एमिटर करंट की रेशो, जिसको मैं कलेक्टर डिवाइडेड बाय एमिटर की रेशो यानी डिवाइड कर दूं, तो ये आपके पास अल्फा फैक्टर है। अगर आप देखें तो कलेक्टर आउटपुट है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें कलेक्टर पे आउटपुट करंट आ रहा है और इनपुट पे एमिटर है, ठीक है। तो आपके पास एक किस्म का ये हमें क्या बता रहा है, ट्रांजिस्टर की एफिशिएंसी एक किस्म की बता रहा है कि कितना इसने करंट को आगे भेजा है कलेक्टर की तरफ। उसकी एफिशिएंसी मतलब कितना आउटपुट ज़्यादा है इनपुट के लिहाज से ट्रांजिस्टर की, कब, जब कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हो। चूंकि करंट के लिहाज से बता रहे, तो ये चार्जेस कितने आगे गए हैं वो बता रहा है। अब वापस आते हैं अपने रीजन की तरफ, जिसमें बीटा और अल्फा, तो चले एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने दे दी। हमने ये देख लिया कि स्ट्रेट कांस्टेंट क्यों रह रहा है, क्योंकि डिप्लीशन रीजन बढ़ता है तो ज़्यादा चार्जेस और नहीं जाते। अब अगर इस रिलेशन को अगर आप देखें, जिसमें मैं बी को उधर ले जाऊं, तो ये आप बल्कि एक काम करते हैं ना, आई सी को पहले लिखते हैं, आई सी, और ये बीटा और आई बी हो गया, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर ये आप फैक्टर को देखें, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो बेस करंट और कलेक्टर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना बेस करंट ज़्यादा होगा उतना कलेक्टर करंट ज़्यादा होगा। तो अगर आप देखें तो बेस करंट मैं बढ़ा रहा हूँ, तो उस लिहाज से कलेक्टर करंट भी बढ़ रहा है। तो ये तो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें ये बता रही है कि क्यों बेस करंट बनाने से कलेक्टर करंट बढ़ रहा है। एक और एक्सप्लेनेशन की जाहिर है फॉरवर्ड बायसिंग अगर होगी तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, आगे जाएंगे और कलेक्टर करंट की तरफ जाएंगे, जिससे बेस करंट भी बढ़ेगा, कलेक्टर भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग से डिप्लीशन रीजन ये वाला ख़त्म हो रहा है। लास्ट रीजन सेचुरेटेड रीजन, इसकी बात करते हैं। इस रीजन के अंदर अगर हम बात करें तो जो VCE है इसकी वैल्यू बहुत कम कर दी जाती है। अब इस ग्राफ के अंदर तो -1 है ना, लेकिन अगर हम बात करें सिलिकॉन की, जिसको मैं अगर यहाँ पे चले लिख दूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिलिकॉन की वैल्यू अगर हम कम करते करते सिलिकॉन के अंदर VCE की वैल्यू सिलिकॉन के अंदर 0.2 या जर्मीनियम के अंदर इतनी कम कर दें 0.1 वोल्ट तक, तो आपके पास ये जो है ये आपके पास लो पोटेंशियल हो गया और लो एन के साथ कनेक्ट है, पी जो है वो हाई के साथ कनेक्ट है, तो ये आपके पास फॉरवर्ड बायस हो गया। और ये तो पहले से फॉरवर्ड बायस था, तो ये नहीं, ये भी फॉरवर्ड बायस, जिसको FOR लिख रहा हूँ, ये भी फॉरवर्ड बायस। तो बेस एमिटर भी फॉरवर्ड, कलेक्टर एमिटर भी फॉरवर्ड, तो ये आप कह सकते हो इस ट्रांजिस्टर को ये फुली ऑन हो गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि चूंकि आपके पास VCE बहुत, जो आउटपुट वोल्टेज है वो बहुत स्मॉल है, तो आउटपुट करंट भी तो बहुत स्मॉल होगा ना, यानी उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी। तो वो वैल्यू इस वजह से अगर आप देखें तो मज़ीद कम करने से वो जो कलेक्टर करंट की जो वैल्यू है वो एकदम से नीचे गिर जाती है, मतलब उसका ग्राफ नीचे गिर जाता है और वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। इसी बात को लिख भी देते हैं कि कलेक्टर एमिटर वोल्टेज इतना कम हो जाता है कि आपके पास दोनों जंक्शन, जैसे मैंने बताया बेस एमिटर और कलेक्टर एमिटर, वो दोनों क्या हो जाते हैं, फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं। और इस केस में फिर जो बेस करंट है वो अब कलेक्टर, मतलब जो बेस करंट है वो अब कलेक्टर करंट के ऊपर डिपेंड, या कलेक्टर करंट अब बेस करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब यहाँ पर जब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जिसके अंदर, जिसको मैं बताऊँ, यहाँ पर हमने कहा था ना कि बेस करंट और आई सी जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना बेस करंट बढ़ेगा उतना कलेक्टर। लेकिन जब हम इस रीजन की बात करते हैं उसमें ये जो लिनियरिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी है, वो ख़त्म हो जाती है और कलेक्टर करंट टोटली डिपेंड करता है VCE के ऊपर, चूँकि वो कम है तो कलेक्टर करंट भी बहुत कम हो जाता है। तो ये बेसिकली सेचुरेटेड रीजन था। लास्ट में जो अल्फ़ा या बीटा फैक्टर्स हैं, इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ जो मुझसे रह गई, यहाँ पे जो मैंने करंट की तब्दीली देखी है ना, वो आपके पास जो चार्जेस कलेक्टर करंट में गए, कलेक्टर करंट में है, उसका डिवाइड करो एमिटर से, तो वो आपके पास अल्फ़ा फैक्टर देता है। लेकिन ये ऐसे चार्जेस जो जा चुके हैं, ठीक है, तो जिसको मैं कह सकता हूँ स्टैटिक, जो जाकर उधर चले गए हैं। लेकिन अगर मैं तब्दीली देखूँ कि कितनी तब्दीली आ रही है करंट, कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमिटर, सॉरी, कितनी तब्दीली आ रही है कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय कितनी तब्दीली आ रही है किसके लिहाज से, एमिटर करंट के लिहाज से, तो वो आपके पास जो अल्फा फैक्टर है वो फिर डायनामिक कहलाता है। सिमिलरली बीटा के लिए भी
कि कितनी तब्दीली कलेक्टर करंट के अंदर बेस करंट के लिहाज से आ रही है, तो वो फिर डायनामिक बीटा फैक्टर कहलाता है। तो यूं आप कह लें कि हमने कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में आज पढ़ा मजीद, और उसमें आउटपुट करेक्टरिस्टिक को डिटेल से देखा।